पिछले चंद दिनों में खित्ते में जो कुछ हुआ वो इंतहाई तशवीशनाक है। पहलगाम जैसा अफसोसनाक खौफनाक वाक़या होने के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया कि इस हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएँ और ये कि पाकिस्तान इस सिलसिले में भरपूर ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन की तरफ से भी भरपूर मज़म्मत देखने में आई। एक रोशन ख़याल तबके की ये ही राय थी कि ये महज एक दहशत गर्दाना कार्रवाई थी और ये जो भी दहशतगर्द थे इनकी कोई नेशनैलिटी, कोई मज़हब नहीं था, सिर्फ एक टैग था और वो था दहशत गर्द का। इस वाक़े को बुनियाद बनाकर खित्ते को जंग की तरफ ले जाना कोई अक्लमंदी नहीं। लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े के बाद हिंदुस्तान ने फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और सफारती अमले को वापस भेजने जैसे इक़दामात भी देखने में आए। हमने ये भी देखा कि किसी शिद्दत पसंद तंजीम की तरफ से ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की गई। माज़ी में हमने जैसा कि देखा कि अमूमन जब इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से इंटरनेशनली भी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। पहलगाम वाक़े के बाद के हालात 6 मई के वाक़े से पहले सबको लग रहा था कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, हम इस वक्त जो हालात देख रहे हैं इस नहज तक नहीं आएंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त जो हो रहा है शायद इतना आगे तक बात चली जाएगी कि ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। इस सूरत हाल में अमेरिका की तरफ से मसालहत के लिए कोई बड़ा कदम नज़र नहीं आया। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या दोनों ममालिक ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हुए मज़ीद जंग के ऑप्शन से गुरेज करेंगे? माजी में प्रॉक्सी वार्स के नतीजे में सब क्या नताइज आते हैं ये सबके सामने है। इस वक्त बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि कोई तीसरा मुल्क इस प्रॉक्सी जंग में कूदेगा। पाकिस्तान ने माजी में खुद भी दूसरे ममालिक की प्रॉक्सी जंगें लड़ी हैं, जिसका खमियाजा अब खित्ते के मासूम अवाम भुगत रहे हैं। इस कशीदगी का दोनों ममालिक की नई नस्ल पर क्या असर पड़ेगा, जिन्होंने ये सब पहली बार देखा है। ये हालात पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ की नई नस्ल के लिए एक इम्तिहान है, जिन्होंने ये सब सिर्फ किताबों में शायद मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा था और अब वो इसे हकीकत की रूप में देख रहे हैं। इस दौरान इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गैर जानिबदाराना रवैया प्रोपेगेंडा वॉर की सूरत में सामने आया है, जिसने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। कल रात से तो लग रहा था कि शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएं, लेकिन रात अचानक चटलाला एयरबेस पर इंडियन अटैक की कोशिश, पाकिस्तान के दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था सिवाय इसके कि अब जवाबी कार्रवाई किया जाए। क्या अब सूरत हाल मजीद तसादुम की तरफ बढ़ रही है? खासतौर पर अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले पर खामोश क्यों नजर आ रहे हैं? बात मसालहत की जाए या मसलहत की जाए, लेकिन वो जो कहते हैं कि बात में दम नज़र नहीं आ रहा। कुछ ऐसा ही लग रहा है जिस तरह माजी में अमेरिका ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच सालसी का किरदार अदा करके इस बार ऐसा कुछ अभी तक नज़र नहीं आया। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी बहुत अहम है कि इंडिया और पाकिस्तान खुद कब मैच्योर होंगे, ये कब समझेंगे कि अपने अपने मुल्कों के अहम मसाइल को पीछे धकेल कर लड़ाई करना हर 2 दिन बाद कहाँ की दानिशमंदी है। कब तक नफरत का सिलसिला नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करेंगे और बॉर्डर के उस पार और इस पार इंसानियत की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे। हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ आज के मेहमान हैं मुनीब कादिर, जो कि पाकिस्तान के बदलते हुए मीडियाई मंजरनामे में एक तरक्की पसंद सहाफ़ी के तौर पर जाने जाते हैं। तनकीदी नुक्ता नज़र पेश करते नजर आते हैं। 2 किताबों के मुसन्निफ हैं, एज ऑफ इंटॉलरेंस, पेइंग द प्राइस, पाकिस्तान का रोशन ख्याल चेहरा। थैंक यू सो मच मुनीब। आप अब तक की सूरत हाल आपके सामने है। हालात अगर हम पहलगाम वाक़े के बाद से शुरू करें तो आपको क्या लगता है कि हालात इस नहज तक किस तरह पहुंचे हैं? क्या गलतफहमियां दोनों मुल्कों के बीच हमें यहाँ तक ले आई है? पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तान की जानिब से भी अगर हम देखें तो इल्ज़ामात की बारिश और ये इस सब को आप किस तरह देख रहे हैं?
देखें, गलतफ़हमियाँ हैं या गलतफ़हमियाँ कराई गई हैं, या कुछ लोग चाहते हैं कि गलतफ़हमियाँ रहें भी, क्योंकि उससे वो अपनी राजनीति और अपने सत्ता को चमकाते हैं। तो भारत का जिस किस्म का मैं एटीट्यूड देख रहा हूँ, ऐसा हुआ था कि मैं आज से कोई मेरे ख़्याल से आज से कोई 8 साल पहले मैं भारतीय मीडिया के ऊपर गया था, और बतौर पाकिस्तानी के, क्योंकि मैं तो अपने आप को एक बड़ा लिबरल और ओपन माइंडेड पाकिस्तानी हमेशा से कहता आया हूँ और मानता आया हूँ, तो मैंने कहा कि यार मिट्टी पाओ, क्या लड़ाई करने की ज़रूरत है, इतनी नफ़रतों की क्या ज़रूरत है? कुछ बातें उनकी भी ठीक है, क्योंकि वो मैं जब मतलब नैरेटिव के अंदर सुनता हूँ कि उनके पॉइंट्स क्या हैं, कुछ पॉइंट्स के साथ तो शायद मैं भी एग्री करता हूँ। और कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि पाकिस्तान की भी एक अपनी साइड ऑफ द स्टोरी है। सो एज़ अ मच मोर टॉलरेंट फेस ऑफ पाकिस्तान, मैं उनको जाकर वहाँ स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करूँगा। तो मैं देख रहा था कि उनकी मीडिया पे, अब ये मैं 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो चाह ही नहीं रहे थे कि एक इस किस्म का एक पाकिस्तानी बैठा हो और वो इस किस्म की बात करे, जिसमें यू टॉकिंग अबाउट ब्रिजिंग द गैप, जिसके अंदर आप बात कर रहे हो कि हम अपने फासलों को, या जिस तरह आपने कहा, गलतफहमी को मिटाएं और आगे चलें और इकट्ठे होकर वर्कआउट करें अपने डिफरेंसेस को। क्योंकि मुझे दिख गया कि उनके इंटरेस्ट्स के खिलाफ जाती है ये बात। ये उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर है कि अगर पाकिस्तान और भारत की आपस में दोस्ती हो जाए। इंटरेस्टिंगली नरेंद्र मोदी आरएसएस को बहुत इज्जत देते हैं, और वो आरएसएस की ही ऑफशूट है बीजेपी। तो आरएसएस की अगर आप हिस्ट्री देखें, तो नथुराम गॉडसे जैसे लोग होते थे, और वो लोग ये उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब। नथुराम गॉडसे ने, जिसने गांधी को मारा था, और वो इसी बात के ऊपर मारा था कि क्या अहिंसा हिंसा हिंसा की बातें करते रहते हो तुम, हमें अखंड भारत चाहिए। तो एक वो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की सोच थी। तो अब ये उस माइंडसेट के साथ आए हैं कि जो पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था इतने वर्षों पहले, इसको हम लोग अंडू करते हैं, हम अखंड भारत बनाते हैं और फिर हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो पाकिस्तान में भी आपको तो पता ही होगा कि मैं बहुत ज्यादा तनकीद करता हूँ, एक जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है पाकिस्तान में भी बहुत है, ये इस किस्म के एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज। तो वो मुझे भारत में भी नजर आते हैं, मैं वहां भी मुखालफत करता हूँ और इधर भी इस चीज एग्जैक्टली, को मुखालफत करता एक्सट्रीमिस्ट तबके तो दोनों तरफ हैं, दोनों हूँ। तरफ। बिल्कुल। लेकिन बात यह है ना कि एक्सट्रीमिस्ट को अगर बहुत ज्यादा पावर मिल जाए, इस हद तक कि वो सरकार में आ जाएं और वो गवर्नमेंट बनाकर बैठ जाएं, वो प्रधानमंत्री बन जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में साद रिजवी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो भारत में तकरीबन ऐसा हो चुका है ना। अब ये देखें कि इसी इसी साल कुछ 2 महीने पहले ये नरेंद्र मोदी गए थे वीर सावरकर के उधर, आप कह लें कि जिधर वो दफन हुए हैं, उनकी अस्थियां जिधर उन्होंने दफन की हुई हैं वीर सावरकर के, वो उधर गए थे। और वीर सावरकर वो आदमी है जिसने कि 1938 में कहा था कि इंडिया को जर्मन एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए टू सॉल्व द मुस्लिम प्रॉब्लम। हाँ, इंडिया शुड फॉलो द जर्मन एग्जाम्पल टू सॉल्व द मुस्लिम प्रॉब्लम। ये वीर सावरकर ने कहा था, जिसको जाकर उसके टूम के ऊपर ये इज्जत जाकर पेश करते हैं, सम्मान पेश करते हैं उसके टूम को, वीर सावरकर को। तो नरेंद्र मोदी वो आदमी है और इसकी ये आइडियोलॉजी है। तो फिर ये कभी चाहेंगे ही नहीं कि पाकिस्तान, अभी तो ये कंप्लेन करते हैं ना, जो ऊपर से वैसे ठीक लगता है, ये ऊपर से इनका कंप्लेन ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर बहुत जिहाद फैक्ट्रीज खोली हैं, पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं बहुत दहशतगर्द बैठे हुए हैं। अब क्या इस मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी है? बिल्कुल है। क्या इस मुल्क के अंदर इस किस्म के सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स बैठे हुए हैं जो बहुत ज्यादा, एक तो सिर्फ एंटी वेस्टर्न नहीं, बल्कि एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इनके सारे वो वाले व्यूज है, एंटी प्रोग्रेसिव वैल्यूज हैं। और वो पाकिस्तान के अंदर तो लिबरल्स को नफरत करते करते हैं, उनकी तो दुर्गति बनाते ही हैं, और औरतों की और अकलियतों की। लेकिन इनका आइडिया जो पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंद है, उनका आइडिया एक एक्सपेंशनिस्ट और एक इंटरनेशनल होने का भी है, और वो सबके लिए खतरा है। मैं मानता हूँ वो वाली बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन भारत की बातों को सुनकर, उनकी गोदी मीडिया की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंद और ये दहशतगर्द ताउम्र बैठे रहें और ये ऐसे ही करते रहें जो ये कर रहे हैं। वो ये कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मजहबी शिद्दत पसंदी है वो खत्म हो, क्योंकि इससे उनका जो बयानिया है कि जी पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, एक इस्लामिक रिपब्लिक बना हुआ है, उसको वापस अखंड भारत में डालो, जो उनका अल्टीमेट एम है वो डिफीट हो जाता है। अगर पाकिस्तान अपने इसी हालत में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एज अ सेपरेट कंट्री, एज अ सॉवरेन स्टेट जिस तरह वो है, वो बस इधर से वो उनका खात्मा कर देती है, वो टेरर फैक्ट्रीज का,
और यहाँ हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी ग्रिप रखती है, स्टेट ग्रिप रखती है कि कोई आतंकवाद ना मुल्क के अंदर कर सके ना मुल्क के बाहर कर सके। तो इससे ज्यादा बुरा तो नरेंद्र मोदी के लिए और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसका अखंड भारत का जौन सा एक लक्ष्य है वो तो झिंड भिंड हो जाएगा, उसका तो सत्यानाश हो जाएगा। ये फिर कैसे क्लेम करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे कि जी हमने पाकिस्तान पे सी स्ट्राइक की क्योंकि वहां जिहाद फैक्ट्री थी या वहां टेरर फैक्ट्री थी। अगर टेरर फैक्ट्री रहेगी नहीं तो फिर क्या होगा? सो दे डोंट वांट टू सी एनी मॉडरेट और लिबरल और प्रोग्रेसिव फेस ऑफ पाकिस्तान एनीवे। दिस सूट्स देयर नैरेटिव कि ये जंग लगी रहे, इनके बाजार गर्म रहे। मुनीब, आपने बहुत तफसीलन बैकग्राउंड सारा बता दिया। यहाँ में छोटी सी बात, अभी हम हिस्ट्री तो देखिए बहुत बड़ी है, अगर हम बातें करना बैठे तो हमें घंटों लग जाएंगे इस सब पे डिबेट करते हुए। हम अभी पहलगाम 2019 के बाद देखें सिचुएशन, अभी मतलब कुछ अर्सा पहले ही हम लड़के थोड़ी सी देर के लिए सांस लेकर बैठे थे एंड अगेन ये सब कुछ शुरू हो गया। अभी पहलगाम इंसिडेंट की जस्ट मैं बात करूं तो ये आपके और मेरे सामने है, सारी की सारी सिचुएशन है। मुझे पर्सनली इस वक्त ऐसे लगता है, आप अगर चाहें तो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, हमारी फौज ने इस वक्त बहुत दानिशमंदी का मुजाहिरा किया और बड़ी डिफेंसिव अप्रोच जो है उसको किया। एंड कल रात को अगर आप चकलाला, मतलब कल रात को जो चीजें हुई है, दैट वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड शॉकिंग एज वेल। मतलब इमेजिन ही नहीं कोई कर सकता था कि इतनी जल्दी, मतलब आप इतनी जल्दी आपने 6 मई को इतना बड़ा सीन किया यार। एंड राइट उसके 2 दिन के बाद पाकिस्तान तब भी चुप करके बैठा हुआ है, एंड रात को आप हमारी तनसीबात के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो फिर तो आर्मी के पास आई थिंक कोई रास्ता ही नहीं रह गया था, अदरवाइज हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट अमन की तरफ जा रही थी और वो चाह रहे थे। इवन राना सनाउल्लाह का जो स्टेटमेंट था परसों सुबह, आपको याद होगा, वो स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा मच्योर लगा। यूजुअली हमारे मिनिस्टर्स इतनी मच्योर बातें नहीं करते। उनसे किसी सहाफी ने पूछा कि अब क्या करना है, अब हमने बदलेगा, तो उन्होंने कहा बदला सीन तो हो गया है। रात को उन्होंने की, हमने की, कहानी खत्म। बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि अब कहानी खत्म हो जाएगी, बट आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? देखिए, अभी मैंने ख्वाजा आसिफ की भी स्टेटमेंट पढ़ी है, बिल्कुल अभी भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये जो परमाणु युद्ध है, न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन, इट्स ऑफ द कार्ड्स। तो मतलब कि जो अमन पसंद लोग हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, बल्कि दुनिया भर में भी, क्योंकि अभी एक इंटरनेशनल इशू बन गया। इस वक्त मैं देख रहा हूँ गार्डियन, स्काई न्यूज, मेन ये है, बाकी सारा कुछ छोटा छोटा करके रखा है। मेन इस वक्त फोकस दुनिया का भी पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर है। तो ये राना सनाउल्लाह ने भी कहा है, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है, बल्कि वो रात को एकदम से किस तरह से इमरजेंसी में नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई और जो पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की जो PAF आप कह लें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एट दैट लेवल, एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट, तो वो तो एक स्ट्रेटजी कि किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए और किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी साइड पे किया जाए, कि किस तरह से इस चीज की मजम्मत हो, एक कॉन्डेमनेशन हो, एक ये लहर चले इस चीज की कि यार कोई तो भारत के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। तो उस पर काफी ज्यादा तबसरे तो हो रहे हैं और मैं बिल्कुल ही देख रहा हूँ, जिस तरह शहरी रमान भी, सेनेटर शहरी रमान, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि भाई हमें अमन चाहिए। मुझे बताएं कि भारत में इस वक्त कौन सा सियासतदान है जो अमन की बात भी कर रहा है? उनको नफरत हो गई है। आई एम सॉरी कि बहुत दुख हो रहा है इस वक्त। मुनीब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आज तक जो हम सुनते आए थे वो यही था। देखिए, ये बिल्कुल एक बड़ी बैलेंस बात, अगर मैं यहाँ पे आपकी इसी बात को लेकर चलूं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ प्रोग्रेसिव अप्रोच रखने वाले लोग एक बड़ी तादाद के अंदर हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें कि जिन हलकों से हमें उम्मीद थी, जिन संजीदा प्रोग्रेसिव हलकों से हमें उम्मीद थी कि वो एक बुलंद आवाज करके इसके खिलाफ बात करेंगे, वो इस वक्त खामोश है एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच से जो इस वक्त इंडिया में है। आई डोंट नो। देखें, मुझे बहुत इस चीज का अफसोस होता है क्योंकि इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट थिंकर्स ओवर सो मेनी decades and even like pre-partition, so फिर तो मैं कहूँगा over so many centuries। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो जो एक critical thinking है, वो जो एक होती है ना, the ability to question your government and the ability to hold your state accountable, वो मुझे बिल्कुल मिसिंग दिख रही है भारत की तरफ से। यानी उनकी लिबरल्स जो माने जाते थे या उनके जो थिंकर्स माने जाते थे, उनके इंटेलेक्चुअल्स जो माने जाते थे, जावेद अख्तर कह लें, शशि थरूर कह लें। शशि थरूर पॉलिटिशियन है तो ठीक है, वो अपनी सियासत भी चमकाएंगे, वो भी नेशनलिज्म का ये एक इस पैथी गंगा में वो भी अपना हाथ डालेंगे, मान गया, लेकिन एक हद होती है ना उस चीज की भी। और शशि थरूर जैसे लोग भी उस हद को पार कर गए हैं जिधर के वो इतना चेयर ऑन कर रहे हैं इस चीज को कि वो चाहते हैं कि परमाणु युद्ध हो।
वो ये चाहते हैं कि इंडिया लगा रहे that it should carry out with its incursions into पाकिस्तानी टेरिटरी, और वो इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन करे। इस किस्म की वो जो एक बिहेवियर है ना कि वी आर चीयरिंग यू ऑन एंड वी रूटिंग फॉर यू, सो वो शशि थरूर जैसे लोग भी कर रहे हैं जो कि सियासतदान होने से पहले एक थिंकर, इंटेलेक्चुअल और एक राइटर माने जाते थे। तो उधर से ना मुझे कोई क्रिटिकल वॉइसेस दिख नहीं रही, वहां से कोई क्रिटिकल वॉइसेस बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, इवन उनकी इंडियन सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड, क्योंकि उनकी फिल्मों ने हमेशा ये सिखाया ना कि जी प्यार करो, अमन रखो, और उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी सारी बातें की, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, बिकॉज दिस इज व्हाट मेड देम स्टार्स और एडेड टू दैट ऑरा। तो वो सारे भी जय हिंद, और जो ठीक है जय हिंद दिख रहे हैं वो मैं वहां तक तो, लेकिन आगे से ये कहना कि हम और करें, हम राख कर देंगे, तो उसका मतलब ये है कि उधर ना कोई वो डिसेंट का स्कोप रहा नहीं है। मैं लिटरली कोई एक डेढ़ सिर्फ लोग गिन सक रहा हूँ भारत में जो मुझे दिखे हैं जिन्होंने के हुकूमत पे तनकीद की है। नहीं तो मेरे जैसे लोग अभी भी कह रहे हैं कि भारत के लिए इतना आसान हो कैसे गया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतना ब्रेन वॉशिंग कर दें पूरी दुनिया की, कि द वर्ल्ड, ऑल्दो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही जैसे भारत चाह रहे थे कि वो पहलगाम अटैक का दोषी पाकिस्तान को ठहराए, वो नहीं ठहराया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी का टिल्ट इंडिया की तरफ दिखता है, बिल्कुल जैसे उनका टिल्ट इजराइल की तरफ दिखता है। और इसको लोग कहेंगे कि ये कैपिटलिज्म से रिलेटेड है बात, या ये कॉलोनियलिज्म से या इंपीरियलिज्म से रिलेटेड है, और बिल्कुल हो भी सकती है और है भी, लेकिन देयर इज मोर टू इट। और वो ये है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान में भी ये के बाद दीगरे हमारे पास जितने लीडरान आए हैं और हमारे पास इतनी हुकूमतें आई हैं, दे नेवर वर्कड ऑन दैट इमेज बिल्डिंग थिंग, दे ओनली इस किस्म की वो बातें करते रहे, इस किस्म के वो मुल्ला गर्दी को एम्पावर करते रहे अपनी तरफ से कि इंडिया के लिए इतना आसान हो गया हम लोगों को एक तरीके से पॉइंट करना। सो देखिए, मैं अपने भी मुल्क के अंदर यही तो सैड पार्ट है, यही तो सैड पार्ट है। एग्जैक्टली सो मैं जिधर तनकीद कर रहा हूँ कि हाँ हमारे भी मुल्क में गलतियां हुई हैं, मैं कौन हूँ तनकीद करने वाला, हमारा तो डिफेंस मिनिस्टर कह गया कि डर्टी गेम खेली और फ्लाक, तो वी आर इंट्रोस्पेक्टिंग। अब हम इसको ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे बात की बात है, कम से कम हम मान तो रहे हैं ना। लेकिन भारत में जो मैं देख रहा हूँ वहां है कि नहीं, बस अग्रेशन, युद्ध, हम घर में घुसेंगे, हमारा 2.5 किलो का हाथ है तो हमारे 56 इंच का सीना है। अब इस किस्म, इस प्रकार की चर्चा करना, ऐसी विचारधारा वो शोभा देती है क्या? और इंटरनेशनल लॉ को ये वायलेट करने वाली बात है। पहलगाम के अंदर पाकिस्तान की क्या एज ए स्टेट पॉलिसी थी कि कोई पहलगाम में अटैक कराए? ऐसा तो कोई सबूत ला ही नहीं सके वो भारत वाले। और पाकिस्तान में बच्चे बच्चे ने उसकी मजम्मत किया। यार ये लोगों ने तो, जो आपने इधर एक वो इतने सारे छोटे बच्चों को मार दिया, आप एक तो कह रहे हो नहीं वो बच्चे नहीं थे, वो तो मदरसा छाप जहादी थे, आप ये कह रहे हो उनके बारे में। एक छोटा 7 साल का 8 साल का बच्चा या बच्ची वो मतलब कि जान सकते हैं कि जिहादी बनना क्या होता है क्या नहीं होता। सो ये डीह्यूमनाइज भी किया जा रहा है। आप ये देखें कि जब ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कहते हैं ना बहुत अच्छा हुआ हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं भारत, और खबर क्या आ रही थी कि चलो ठीक है वो तुम लोगों को वहां जो मर्द है वो मौलवी लग रहे हैं, वो तुम लोगों को मौलाना लग रहे हैं, वो तुम्हें वो लग रहे हैं जिहादी लग रहे हैं, बच्चों को तो माफ कर दो यार। इतना तो कम से कम बॉलीवुड के सेलिब्रिटी सीख सकते थे कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट के ह्यूमन राइट्स की बात कर सकते थे। एब्सोल्युटली। सो द थिंग इज के, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वो भी एक चीज है, और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये बताती है कि इसका भी कोई कानून है, इसकी भी कोई हदें हैं कि आपने अगर जंग लड़नी है तो किस तरह से लड़ी जा सकती है। और उसमें आप सिविलियंस को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को, आप उसके अंदर रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट नहीं बनाते। बट इंडिया हैज दिस सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी जिसके साथ उनको लग रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे, तो वो इसको ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं। बल्कि बॉलीवुड वाले तो टाप पड़े हैं, वो कह रहे हैं अब हम लोगों को ये टाइटल अपना रजिस्टर करवाना है, हम लोग फिल्म बनाएंगे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। और पाकिस्तान ने अब कल रात को ये ऑपरेशन बनियान मरसूस ये लॉन्च कर दी है। तो एस्केलेशन हो गई है। बट मैं इधर दोषी किसको ठहराऊंगा? मोदी को, मोदी को, मोदी को। Yeah, he is. Definitely he is. बिल्कुल आपने सही कहा, मोदी साहब ही हैं इस वक्त, क्योंकि उनकी वो जो कहना चाहिए कि इंतहा पसंद हिंदू वाली जो उनकी अप्रोच है, इंडिया को ये भी देखना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हो तो एट द सेम टाइम आप अपनी साइड पे देखो। और यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल देखिए मुनीब, मैं, आप और हम जैसे और प्रोग्रेसिव लोग ये सारी बातें कर रहे हैं,
और इवन आप देखें, अगर बात की जाए कितनी तंजीमों को बैन किया गया, कलादम जहादी तंजीमें या वॉट जो भी, पाकिस्तान ने बड़ी प्रोग्रेसिव अप्रोच इसके ऊपर रखी है, बैन किया गया, इस तरह की काफी सारी चीजें हुई हैं। इंडिया के अंदर भी एट द सेम टाइम जरूरत है इस बात की कि तरक्की पसंद सोच रखने वाला तबका है जो है वो इस वक्त, स्पेशली इस वक्त, अब आप देखें 2 दिन पाकिस्तान के अंदर वो जो सो कॉल्ड ड्रोन्स उड़ते फिर रहे थे, वो सिविलियंस पे भी अटैक कर रहे थे हर जगह। वो तो ऐसे जैसे हम बचपन में वो कागज के जहाज नहीं उड़ाते थे, इस तरह उड़ रहे थे वो, और इतनी हैरानी हो रही थी। बात में बड़ी फख्र है, इंडिया को बड़ा गर्व है इस बात का कि हाँ हम कर रहे हैं। वो गौरव आर्या मैं परसों रात देख रहा था तो वो कवरेज कर रहा था कि पाकिस्तानियों आज आंख बंद ना करना, उठे रहना, जागे रहना, और या अगर सो जाओ तो एक आंख के साथ। हाँ पाकिस्तान के बच्चों मत सोना। सो दे आर मेकिंग इट वेरी क्लियर कि दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान के बच्चे। तो जब आप ये करते हो, बहुत जेनोसाइडल किस्म की मेंटेलिटी होती है और ये बड़ी खतरनाक मेंटेलिटी होती है। आपने भी बात कही कि जी हमारे यहाँ तो कालादम तंजीमें हैं, वो जिसको वो ये लश्कर या जैश, ये बात सारी। अच्छा भारत, क्योंकि आई मीन अगर हमने कंप्लीट कॉन्वर्सेशन करनी है, वी शुड बी अवेयर ऑफ इट, वी शुड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू काउंटर क्रिटिसिज्म। और वहां से जो काउंटर क्रिटिसिज्म भारत से आते हैं और बड़ी भयानक तरीके से वो बात करते हैं, तमीज से भी ये बात कर सकते हो, उतनी जोर की लगेगी। वो ये कहते हैं कि आपने इनको ऊपर पर से तो सुपरफिशली बैन कर दिया है, जैश मोहम्मद को या लश्कर तोयबा को, ठीक है आपने बैन कर दिया, लेकिन वो नए नाम से फिर आ जाते हैं ना। बैन करना तो काफी नहीं होता। पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो इस तरह के हकायक यार सामने लेकर आओ ना, दिखाओ ना, बताओ ना, पर्सनैलिटीज के साथ। कोई तो वजह है कि कोई तो वजह है कि अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को नहीं नेम किया बिहाइंड पहलगाम। उनकी वेस्टर्न मीडिया कह रही है अलेज्ड, मतलब कि एलिगेशंस है इंडिया की पाकिस्तान पे, बट दे आर नॉट सेइंग। एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अब ये लोग कहते हैं इंडिया वाले नाटक कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, चलो झूठा ही सही, चलो अगर मैं मान भी लूं झूठा ही सही, बट गुफ्तगू किस प्रकार की जा रही है वो बहुत मैटर करती है। सो जिस लेवल की टॉक हो रही है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट की जानिब से, वो हुई ये रही है कि आओ यार हमसे ना पूछो, इंटरनेशनल या गैर जानिबदार पार्टी बिठा लो, किसी तीसरे बंदे को बुला लो, फैक्ट फाइंडिंग मिशंस करो, इंटरनेशनल प्रोब रखवाओ यार। तो भारत इतना डर क्यों है? उनको चिंता किस चीज की है? वो इस चीज को लेकर चिंतित हुए हैं कि वो जानते हैं कि their bluff is going to be called out. Exactly. यही बात है, क्योंकि जैसे ही हुआ था तो बड़ी आवाज, बुलंद आवाज के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट आर्मी की तरफ से ये बार बार लगा था। इवन ISPR ने बड़ी एक मैच्योर स्टेटमेंट दी थी ये सारा मैस होने से पहले कि हम पहल नहीं करेंगे, बड़ा क्लियर है। लेकिन भारत कहते हैं तुम लोगों ने पहल की, तुम लोगों ने पहल की, तुम लोगों ने पहलगाम के अंदर करवाया, यार सबूत तो लेकर आओ, तुम लोगों ने पुलवामा में करवाया। अब पुलवामा के अंदर उसकी हिस्ट्री जरा देखें। वो जो एक बंदा था 2019 में जो इन्होंने पूरा ड्रामा और रोना मचाया था, वो एक बंदा था, उसने अटैक कर दिया था 40 से ज्यादा CRPF जवान के ऊपर। उसकी खुद की हिस्ट्री जब निकली वो उस लड़के की, तो उसको भारतीय फौज ने इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया था, उसको अब्यूज किया था, उसको ट्रॉमेटाइज किया था और खुद उसको रेडिकलाइज कर दिया। तो एक तो ये भारत की पॉलिसीज मकबूजा कश्मीर के अंदर, दोज रिक्वायर टू बी चेंज्ड, दे नीड टू बी चेंज्ड। ऐसा आप हो नहीं सकता ना, आप इजीली पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंट कर दो कि उधर किसी ने यानी कि किसी को खांसी आ गई पाकिस्तान की वजह से, छींक आ गई पाकिस्तान की वजह से, यूं मुल्क चलते हैं, ऐसे देश चलते हैं। फिर आप अपने आप को कहते हो कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फिर ये हम लोगों को कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी आया था तो तब मुशर्रफ ने ये चीज कराई थी, या 2002 के अंदर भारत की पार्लियामेंट के ऊपर करवाया था, या वो हाईजैक हुआ था प्लेन कंदाहार में। ठीक है यार, इस तरह से तो अगर आप इतिहास के पत्ते खोलना शुरू करो तो फिर तो भारत ने भी ये तू मैं तो फिर चलती रहेगी। फिर हम भी कह देंगे जी कुलभूषण यादव आपने भेजा, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर अटैक हुआ, आपका गौरव आर्या बैठा हुआ था रिपब्लिक टीवी पर, कहता कि ये मेरा फोन है, इसके ऊपर बलोचिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों का नंबर है, मेरे पास एक कॉल की मार है वो। और कुछ दिनों बाद अटैक हो गया था पाकिस्तान में, तो तब गौरव आर्या कहे कि मैं तो मजाक कर रहा था। मतलब हमारे पास भी तुम लोग तो मानते हो भारत, मैंने देखा भारत के जौन से ये विश्लेषण करने के लिए एनालिस्ट बैठे हुए हैं ना, और जो उनकी हुकूमत में ये जज्बाती लोग हैं, दे वेरी स्टूपिड। वो तो मान जाते हैं, वो तो अपने मुंह से मानते हैं कि जी बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है, इंटरनेशनल लॉ, व्हाट इंटरनेशनल लॉ,
मुझे तो ये याद है, जीडी बख्शी ने मुझे कहा था जब मैं नमगोसामी प्रोग्राम पे गया था, वियना कन्वेंशन, व्हाट वियना कन्वेंशन। सो ये दिस इज वेयर दे होल्ड इंटरनेशनल लॉ। अब भारत के अंदर जो वो थिंकिंग पीपल हुआ करते थे, वो जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनसे मैं कहूंगा जरा अपने दिमाग के वो वाले एरियाज फिर से रिलोकेट करो किधर आपने छुपा दिए, और उनको जब आप इस्तेमाल में रहोगे तो आप अपनी सरकार से ये प्रश्न उठाओ कि ये जो आतंकवाद अटैक, ये जो वार हुआ है पहलगाम में, होने कैसे दे दिया भारतीय सरकार ने? सीमाओं की सुरक्षा करने का वचन नहीं लिया था क्या भारतीय सरकार ने? तो उस वचन के ऊपर वो खरे जब नहीं उतर पाए तो फिर ये किसका दोष होना चाहिए? पाकिस्तान को तो आप बाद में देखना, पाकिस्तान बाद में देखना, अगर आप लोगों के हाथों कोई सबूत लगता है तो बिल्कुल देख लेना, लेकिन पहले अपनी सरकार से सवाल तो पूछो कि पूछना भूल गए कि इतना ब्रेन वॉश हो गए हो तुम लोग गोदी मीडिया से कि वो चुप करा दिया गया। तो मैं ये चीज नहीं पसंद करता जब एक मुल्क के लोग, उनकी जनता अपनी सरकार से, अपनी रियासत से, अपने देश से सवाल करना भूल जाए। मुझे उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे वो फिर पाकिस्तान में हो। मैं इसी पाकिस्तान में हमेशा सबको कहता हूँ, स्टे वेरी वेरी विजिलेंट एंड क्रिटिकल ऑफ व्हाट एवर यू बीइंग टोल्ड। मैं भारतीय लोगों को भी और उनकी जनता को भी यही कहूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली नाइदर आर दे विजिलेंट नॉर आर दे क्रिटिकल। एग्जैक्टली। मुनीब, यहाँ पर आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, ठीक है आपने पास्ट की बात की, एंड वही बात कि हम कब तक पास्ट के ऊपर बात करेंगे, एंड गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मुझे यही लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही हैं दोनों कंट्रीज के बीच में जो यहाँ तक ले आई हैं। एनीवेज, अभी जो सिचुएशन चल रही है, आपको अमेरिका का किरदार, या क्योंकि हमारी तो आदत है ना कि हमें कोई, वी नीड तीजा बंदा, थर्ड पार्टी, बुलाओ किसी को हमारी सुलह कराए, कुछ करें, हमने मेच्योरिटी का सबूत नहीं देना, हमें कोई तीसरा बंदा चाहिए, एंड हम उसकी तरफ हम ये सब कुछ कर भी रहे हैं। एट द सेम टाइम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कौन आएगा, कब करेगा, क्यों नहीं आ रहा, एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें। तो इधर पे ट्रम्प साहब का तो मुझे बड़ा वो लग रहा है कि इजी सा ना, वो बड़े उसमें कह रहे हैं चिलपिल उसके अंदर कि ओके मैं आ जाता हूँ, मुझे बुला लो, मुझे कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा, और ये सारी चीजें। तो इस पे आप क्या, आपका देखिए, जेडी वैंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, तो आज ये सुर्खियां चली हैं, और सुर्खियों के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि दिस नन ऑफ आवर बिजनेस एंड दिस इज जेडी वैंस's एटीट्यूड। वाइस प्रेसिडेंट का है, उन्होंने फॉक्स न्यूज को कल सुबह की सबसे बड़ी न्यूज यही थी कि हम मदाखलत नहीं करेंगे, हम किसी की जंग के अंदर, या हम किसी की जंग के अंदर एंटर नहीं होंगे। हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमें कहा जाता है तो हम सालसी का किरदार अदा कर देंगे। ये 6 मई के वाकये से पहले भी सिर्फ पाकिस्तान कहेगा अमेरिका को। देखिए ना, ये तो वादा और इस किस्म की वचन तो ट्रंप ने इमरान खान के साथ भी लिए थे। जब 2019 में इमरान खान प्रधानमंत्री थे और वो गए थे उधर अपनी स्टेट विजिट पे यूएसए में, एंड आई थिंक दैट ही शेयर्ड अ वेरी गुड वाइब विद डोनाल्ड ट्रंप, मच बेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड एज अ पाकिस्तानी सिटीजन। बट हुआ ये था कि तब भी ट्रंप ने कहा था हाँ मैं करवा देता हूँ कश्मीर का मसला हल, लेकिन नहीं करवाया। वो लारा लप्पा होता है, ट्रंप की आदत है लारा लप्पा देने की, क्योंकि क्या है ना कि he has to keep his hold over people and over leaders of other countries. He wants to have some leverage over them, so he poses himself as the savior, but he never saves. उसने कहा था कि जी मैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म करा दूंगा। अब मुझे बताएं कि यूक्रेन को ये कहना कि अपने मिनरल्स अमेरिका को दे दो और अपनी जमीनें रशिया को दे दो और चुप कर जाओ, ये सादगी होती है, ये मजाक बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट था। ये तो जबरदस्ती था कि जस्ट यूक्रेन शट अप एंड टेक व्हाटएवर क्रैप इज थ्रोन एट यू। और फिर ये गाजा भी वो कह रहे हैं हम गाजा में लड़ाई बंद करवा देंगे। अच्छा, वो लड़ाई बंद करवाने की या सीज फायर की टर्म्स क्या है? सीज फायर की टर्म्स ये है, गाजा के लोग तुम सारे खाली कर दो जगह को, तुम आउट हो, तुम चलता हो, तुम भटको, इजिप्ट जाओ, जॉर्डन जाओ, सीरिया जाओ, अगर तुम लोगों को कहीं ठिकाना मिल जाता है, नहीं तो अगर मरते हो तो मर जाओ, और हम वहां पे एक रिवियरा बनाएंगे और वहां भी हम इजराइल उसको मानेंगे, गाजा को। ये कोई सोल्यूशन ना हुआ। तो अगर ट्रंप का सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए ये है कि यार भारत कह रहा है कुछ मान जाओ, भारत जब जब उसका दिल करता है तो तुम्हारे पास अपने जेट्स और ड्रोन्स भेज देता है, बस सहते रहो, बर्दाश्त करते रहो, तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, दैट इज इम्पोजिशन। तो ये ट्रंप की बड़ी पुरानी आदत है कि ही ऑलवेज सेज मैं सब ठीक कर दूंगा, बाइडेन की वजह से लड़ाइयां हो गई, मैं अगर होता तो ना होती। तो हाँ, ये अगर होता तो लड़ाई ना होती, सीधा गुलामी होती ना, एक साइड गुलामी कारी होती, दूसरी साइड गुंडागर्दी कारी होती। हाउ इज दैट एनी बेटर?
तो आपको लग रहा है कि ट्रम्प इस वक़्त जो उनकी पार्टी है उसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनका स्कूल ऑफ थॉट यही है, कोई और इस वक़्त जैसे क्लिंटन ने देखें कारगिल की वॉर के अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। तो अगर हम देखें कि कोई और गवर्नमेंट इस वक़्त यूएसए के अंदर होती, तो इस वक़्त ये जो जनूबी एशिया, जो पूरे का पूरा खित्ता इस वक़्त एक किस्म की गैर एलानिया एटमी जंग की लपेट के अंदर, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ भी हो, और हम आई होप कि हम यहाँ पर ही रुक जाएं और बॉर्डर के इस पार और इस पार जो है, उस पार और इस पार दोनों तरफ इंसानियत जो है वो बची रहे, कुछ भी ना हो। तो कोई और अगर होता तो तब भी यही सारी सूरत हाल होती, या वो थोड़ा 4-5 स्टेप्स आगे आके दोनों के अंदर सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश करते? मेरे ख्याल से कि अगर फॉर एग्जांपल बाइडेन या कैमला हैरिस होते, उन्होंने भी कुछ नहीं करना था। और उसकी अच्छा। अगेन बहुत बड़ा उसका कारण है कि इंडिया, वो मैंने भी लेवरेज का वर्ड यूज किया कुछ देर पहले। इंडिया के पास बहुत ज्यादा लेवरेज है, हम लोग ये डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। उनमें एक तकब्बर है, एक एरोगेंस है, और वो एरोगेंस आता ही इधर से है। कि सालों से दे हैव बिन वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ वेरी सॉफ्ट इमेज ऑफ द कंट्री। उन्होंने बड़ी वो डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर के थ्रू अपना बयानिया प्रोजेक्ट किया और दिहाइयां लगा कर किया है। और वो तो मोदी जब से आया तो तब से ये लोग अग्रेसिव हुए हैं ना, तो थोड़े अब वो दुनिया को ही पता चल रहा है, जरा थोड़े खिसके में हैं, ठीक नहीं है ये लोग। लेकिन जो उससे पहले की रिलेटिवली सेक्युलर, रिलेटिवली मोर मॉडरेट पार्टीज थी, उन्होंने इंडिया को इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट किया कि इंडिया डिड नॉट सीम टू बी अ थ्रेट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। आई मीन उस तरह से नहीं कि जी भारत हमारे ऊपर आतंकवाद हमले करवा देगा, वेस्टर्न वर्ल्ड को डर नहीं लगता था। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ने खुद एक रोल प्ले किया 1980s के अंदर सोवियत यूनियन को डाउन करने में, कि उन्होंने इधर इतने जिहादी तैयार कर दिए पाकिस्तान में कि फिर वो जिहादी जब वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ हो गए तो फिर वेस्टर्न वर्ल्ड को एक सेंस ऑफ थ्रेट फील हुई, और उनको ये भी महसूस हुआ कि जी पाकिस्तान इज सॉफ्ट ऑन दीज रेडिकल्स। ये जौन से रिलीजियस रेडिकल्स हैं, पाकिस्तान उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, बल्कि काफी ज्यादा उनको ऐसा माना जाता था, इस तरह के बयानिए पेश किए गए कि जी सपोर्ट करता था। ट्रंप ने 2018 में लिखा ना कि हम तो फंडिंग बंद कर रहे हैं पाकिस्तान को क्योंकि वो तो सपोर्ट करता है इस तरह के रेडिकल्स को और रिलीजियस रेडिकल्स को। तो वो क्या हुआ कि इंडिया ने अपनी एक इमेज प्रोजेक्ट कर दी, वी आर एंटायरली हार्मलेस एंड वी आर एक्चुअली योर एलाइज। और पाकिस्तान के अंदर जितना एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट बढ़ता रहा और जितना ज्यादा एक वो रिलीजियस रेडिकल राइट विंग वो है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल है, वो दूसरी साइड पे बढ़ते रहे, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ये नैरेटिव वॉर्स में थोड़ा पीछे रहना शुरू हो गया और एक इमेज बिल्डिंग में थोड़ा हम पीछे रह गए। और भारत ने क्योंकि एक इमेज बिल्ड कर ली तो इट पोजीशनड इटसेल्फ एज अ वेरी अट्रैक्टिव ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द रेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। एंड फिर वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट उनके अंदर आई, इंडिया ने भी अपने एक टैलेंट को इन्वेस्ट किया, उनको काफी सारे इंडियंस हैं जो टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में, जो आर्ट्स एंड कल्चर की वर्ल्ड में, साइंस की वर्ल्ड में, ऑफ कोर्स दे हैव अचीव्ड अ लॉट। और यहाँ मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को अपने साइंटिस्ट्स की कदर करनी चाहिए थी, अपने नोबेल लॉरिएट्स की कदर करनी चाहिए थी। तो क्या होता है कि अब उस चीज की खा रहा है मोदी ने अब एक अपना एग्रेसिव एजेंडा बनाया है। उसने कहा है कि मैंने अपने रीजन में सबके नाक में दम कर दिया, वो नेपाल से भी लड़ रहा है, वो चाइना से भी लड़ रहा है, अभी और वो आज की है अफगानिस्तान पे भी शायद किया है उसने आज, क्या अभी भी कुछ, हाँ उस पे भी अटैक हुआ है। तो इट्स द वर्स्ट हाँ नेबर यू कैन थिंक ऑफ। लेकिन हाँ। वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों नहीं कभी रोकेगी मोदी को या इंडिया को? वो इसी नहीं रोकेंगे बिकॉज अब तक इंडिया, ये जो मैंने पूरी एक हिस्ट्री बताई है ना कि डेकेड्स जिधर पाकिस्तान ने मिस आउट कर दिया, उन्होंने अपनी इमेज बिल्डिंग कर दी, अपनी इकोनॉमी बिल्ड कर दी और इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने अट्रैक्ट की, और बाहर भी उन्होंने इतनी ज्यादा कंपनीज, उनकी टाटा आपको नजर आती है लंदन में ट्रेनें चल रही होती टाटा की। सो उस सारे चक्कर में अब वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो चुका हुआ है, वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी खुद को कहते हैं, वो कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं, अब हम नया सुपर पावर बन गए। और तो उनमें तकब्बर है, तो दे नो कि वेस्टर्न वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड टू मेस अप विद इंडिया इन द सेंस कि बर्तानिया ने अभी 3 दिन पहले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है वर्थ बिलियंस ऑफ पाउंड्स इंडिया के साथ। तो ऑफ कोर्स अगर वो इंडिया की बुराई करना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर देंगे और वो सच कहना शुरू कर देंगे कि भाई इंडिया इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जा रहा है, तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड डील तो बीच में कहीं टंगी रह जाएगी ना। बर्तानिया ये क्यों करना चाहे, स्पेशली जब उनकी इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से हर्ट हुई है ब्रेक्सिट की वजह से। तो ये सारी वजूहात हैं, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान शुड नाउ ट्राई टू मेक अप फॉर ऑल दैट लॉस्ट टाइम। हमने जो इतने साल जाया किए इन नॉट बिल्डिंग एन इमेज, इन नॉट बिल्डिंग ए नैरेटिव, इन नॉट प्रेजेंटिंग अ सॉफ्ट इमेज। आप
एलाय बनो, बी एन एलाय टू द पावरफुल कंट्री, जैसे यूएई, अब वो मुस्लिम कंट्री है, दिल्ली दिल में तो भारत चाहता है वो खत्म हो जाए। कतर मुस्लिम कंट्री है, एमबीएस अब जिस तरह से सऊदी अरेबिया को बना रहे हैं, भारत उनके साथ तुक है, इसराइल उनके साथ तुक है, यूएई के साथ और इसराइल के साथ और इनके साथ क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। मुस्लिम कंट्रीज होने के बावजूद भी इसराइल भी इनके साथ तुक है, भारत भी इनके साथ तुक है, अमेरिका भी इनके साथ तुक है। व्हाई? बिकॉज एक तो दे आर चेंजिंग द एटीट्यूड्स इन देयर कंट्री, दे आर मॉडर्नाइजिंग देयर कंट्रीज, they are making their countries much more conducive to economic activities and investment, and so Pakistan needs to do this on an urgent basis। इसको national emergency समझा जाए कि एक नई इमेज बनानी है, एक ये जौन सा पाकिस्तान में एक aggressive rhetoric बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया जाता है, जिधर आप ग्लोरीफाई कर रहे होते हो एक मजहबी शिद्दत पसंदी को, प्लीज ये खत्म करो, क्योंकि दिस प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिया एंड गोदी मीडिया। यार उनको कितनी दफा नैरेटिव वॉर्स में जिताना है, मत जिताओ उनको झूठा साबित करो क्योंकि वो झूठे हैं। तो फिर मेरे ख्याल से अगर हम अलायंसेस बिल्ड करना शुरू करें विद द पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर मेरे ख्याल से कि हमारे पास भी, हमारे हाथ में कुछ लेवरेज आएगा, और हमारा भी एक जौन सा बयानिया है और हमारी भी जौन से कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग इंडियाज रोग बिहेवियर, उसको सुनने के लिए आलमी सतह के ऊपर भी कोई टेकर्स तो होंगे। हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है, आई मीन सो दैट्स अ पोजीशन ऑफ पावर। सो इस तरह से अपने ये बिल्ड की जाए फाउंडेशंस ऑन एन इंटरनेशनल ग्लोबल स्केल, सो दैट वी कैन पुट फॉरवर्ड आवर नैरेटिव्स एंड वी विन दीज बैटल्स ऑफ नैरेटिव्स अगेंस्ट इंडिया। वंस दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और इसको बड़े साल लग जाएंगे, लेकिन यार कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो फिर इवेंचुअली वी कुड गेट टू अ पॉइंट जिधर के हमारी आवाज म्यूट आउट नहीं हो रही और इंडिया की इंप्यूनिटी खत्म होगी। बिल्कुल सही मुनीब, आपने बड़ी ये अच्छी सजेशंस दी हैं। आई होप कि हम जल्दी इस कियोस से, इस सारे मैस से निकलें और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इन एरियाज के ऊपर काम करे। अच्छा, अभी आपने एक इमेज बिल्डिंग और इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी, अभी ये जो हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में मास कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा पढ़ा था प्रोपेगेंडा वॉर के बारे में, और अभी हमने उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं साथ साथ। और इंडियन मीडिया का अभी जो हमने देखा कि जो इंडियन मीडिया की तरफ से एक इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड आया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में इंसान क्या कहे? देखें, हाँ, पाकिस्तान, आपने तो कहा ना कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है। मुझे तो 2019 में भी याद है जब पुलवामा वाले अटैक हुए थे उधर, 14 फरवरी 2019 को, और तब इमरान खान की हुकूमत थी, और मैं तो बहुत तनकीद करता हूँ इमरान खान की, लेकिन उस मतलब बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ इमरान खान, मैं फिर भी ये मानता हूँ कि इवन हिज गवर्नमेंट शोड अ लॉट ऑफ रिस्ट्रेंट एंड मैच्योरिटी इन डीलिंग विद इंडिया। उनका जो एक वॉर फ्रेंजी उन्होंने बचाया था भारत ने, अभिनंदन वापस लौटाया, कोई हमारी मीडिया के ऊपर वो वाली नफरत अंगेजी नहीं हो रही थी। तू मैं तो चलती रहती है, वो हो रही थी, लेकिन नफरत अंगेजी नहीं हो रही थी। कुछ ऐसा नहीं हो रहा था पाकिस्तान के सियासतदान वगैरह दे वर चीयरिंग फॉर वॉर, सो बट इंडिया वाज डूइंग दैट इवन एट दैट टाइम। तो मैं ये कहता हूँ कि इंडिया का बिहेवियर सिर्फ इरिस्पॉन्सिबल नहीं बल्कि खतरनाक भी है, और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाता है। पर वही तो बात है, उनके अंदर वो जो तकब्बर और आकड़ आ गई है, उनको लगता है कि दे हैव इम्प्यूनिटी, उनको लगता है दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। लेकिन देखे ना, उनका भी तो नुकसान हो रहा है। रफेल जेट्स उनके भी तो गिरे हैं, उन्होंने जो जेट्स लिए थे वो भी तो गिरे हैं। वो चाहे इजराइल से जितने ड्रोन ले लें, लेकिन 400 से ज्यादा ड्रोन तो खबर आ रही है एटलीस्ट पाकिस्तानी सोर्सेस के अनुसार, तो ये बताया जा रहा है कि कोई 400 से ज्यादा ड्रोन परसों उनको काउंटर किया है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने। तो इसमें भारत का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। उनके अपने ही ड्रोन्स उनके अपने मुल्क के अंदर कल रात को खबर आ रही थी कि पहुंच रहे थे और हिट कर रहे थे। तो ये मेरे कहने का मतलब कि दिस इज सो डैम स्टूपिड, दिस इज सो सेल्फ डिफीटिंग। और क्यों ऑल दिस नॉनसेंस? दिस इज नॉनसेंस। ये जो मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और ये हार्डलाइन सब कह रहे हैं, ऑल दिस नॉनसेंस फॉर इलेक्शंस, just because there's another little election around the corner, तो अब इनको लगा कि we have nothing to show for our performance, so let's bank upon this anti-Pakistan, anti-Muslim rhetoric. Because जब ये पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें करते हैं ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा anti-Muslimness भी होती है, बहुत ज्यादा होती है। Because what they're trying to say is कि इनका पैगाम ये होता है कि हम वो कर रहे हैं इधर जो इजराइल गाजा में कर रहा है, और कश्मीर के अंदर भी हम ये जो डेमोग्राफिक चेंज लेकर आ रहे हैं, लोगों को पूछे बगैर, उनकी मर्जी के बगैर
हम एग्जैक्टली रीडिफाइन करेंगे पॉपुलेशन को, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे। मुसलमानों के पास कोई 70 तो मुल्क है अपने अपने लिए। ये कंगना रनौत ने कहा था, उनकी अभिनेत्री ने। तो उनके पास तो 70 मुल्क है। मतलब ज्यूइश के पास तो एक भी अपना मुल्क नहीं है, ये कंगना रनौत ने कहा था। तो इट्स वेरी स्टिंजी ऑफ अरबिक कंट्रीज के, ऑफ अरब कंट्रीज के, दे आर नॉट अलाउइंग इजराइल टू डू व्हाटएवर इट वांट्स टू डू। तो इसी तरह से उसने ये भी कहा कि वी आर आल्सो इन द सेम बोट, क्योंकि दुनिया भर में बस कोई हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं। इंडिया सेक्युलर क्यों है, उसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये भी उसने कहा था कंगना रनौत ने। तो उसको किसी का नेपाल, उसने कहा नेपाल को तो आप लोग भारत ही समझो ना। तो ये वो वाला आइडिया है जो डोनाल्ड ट्रम्प भी कहता है ना कि कनाडा इज आवर 51st स्टेट, ग्रीनलैंड को हम लोग छीन लेंगे डेनमार्क से। एक्सपेंशनिज्म, जो रशिया सोचता है कि हम यूक्रेन के अंदर लैंड ग्रैब करेंगे, जो इसराइल सोचता है कि हम लोग लैंड ग्रैब करेंगे। तो भारत के भी वही विचार हैं, उनकी भी यही विचारधारा है। तो वो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं सीमित रहना चाहेंगे, अफगानिस्तान तक जाना चाहेंगे, अफगानिस्तान को भी अखंड भारत बनाना चाहेंगे, वो नेपाल और बांग्लादेश को भी अखंड भारत में लाना चाहेंगे, जो चाइना सा बॉर्डर डिस्प्यूट है वो भी। और फिर जिधर जिधर जॉन जॉन से एरियाज में एक मुस्लिम मेजॉरिटी है वो उसको कम करना चाहेंगे, क्योंकि ये डेमोग्राफिक चेंज मैं नहीं सिर्फ कह रहा। आप देखें, उनका एक जनरल एसपी सिन्हा था, उसने टीवी9 भारतवर्ष के ऊपर कहा था 2019 में कि कश्मीर के अंदर कश्मीर के अंदर ये होना चाहिए कि जी मौत के बदले मौत, रेप के बदले रेप। तो वो रेप को जस्टिफाई कर रहा था एज अ टूल ऑफ वॉर, जनरल एसपी सिन्हा, उनके प्राइम टाइम टीवी मीडिया पे बैठकर। तो ये दरअसल नस्ल खुशी वाली बातें हुई ना सारी। तो ये मैं कोई कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं बना रहा, इसके आपको सबूत नजर आ जाएंगे। द डेविल इज इन द डिटेल। एंड बल्कि अब तो डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, तो खुलेआम बोल रहे हैं गौरव आर्यन कह रहा हूँ, वो बहुत उनको इस चीज पे गर्व है, मैं ये तो कह रहा हूँ। एग्जैक्टली। मुनीब, मुझे ये बताइए कि ज़मीनी हक़ाइक़ की अगर हम बात करें, उनको देखते हुए कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास मतलब इस वक्त ये जो सब कुछ हो रहा है, जंग के ऑप्शंस पे मज़ीद इसको आगे ले जाने की गुंजाइश है? और क्या मतलब, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है तो इसके नताइज क्या होंगे? एंड मतलब सीरियसली यार, कि आपके अपने रीजन के अंदर इतने मसले, आपके अपने कंट्री में, आप पाकिस्तान, इंडिया ऑलरेडी इतने मसाइल से इस वक्त लड़ रहे हैं, और क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट चेंज की बात करें यार आप, इंस्टेड ऑफ दैट कि आपने हीट और बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस सारे प्रॉब्लम्स आप अपनी वो नहीं देख रहे कि हमारी इतनी बेरोजगारी है, इतने सारे मसाइल हैं, तालीम का ग्राफ क्या है, दोनों तरफ लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी थे, इतनी चीज़ें चल रही थी, इतने चैलेंजेस थे, और उसके बाद ये इतना बड़ा चैलेंज इन्होंने दोनों तरफ की आवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो अभी आपको क्या लग रहा है, ये वॉर स्केल किधर जाएगा? टेम्परेचर कैसे नीचे आएगा? देखिए, अभी हम लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, तो आज 10 मई है। तो 10 मई 2025 को मैं कह सकता हूँ कि अब से जितने आने वाले दिन हैं, तो कोई इतनी आसानी से नहीं हम इस चीज की उम्मीद कर सकते कि टेम्परेचर दे विल लोअर डाउन, दे विल नॉट। क्योंकि अब कल रात में बैठा हुआ, और मैं इधर लाहौर में, इधर का एक पॉश इलाका माना जाता है डिफेंस, इधर बैठा हुआ अपने घर में लेट नाइट गुफ्तगू कर रहा, और ढम 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 आवाजें शुरू हो गई। तो अब अगर बात इस तरह से है कि जंग हमारे शहरों तक और हमारे इलाकों तक और हमारी गलियों तक पहुंच गया है, और फिर इसी की मैं बातें पढ़ा जो कराची में थे, वो भी यही कह रहे, इस्लामाबाद वाले भी बात कर रहे हैं, फिर नूर खान बेस, एयर बेस के ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया, फिर यही वाली हम लोगों को बात रावलपिंडी सुनने में आई। फिर पता चला कि इवन इंडिया के अंदर भी फिर पाकिस्तान ने एक रिस्पांस दिया मिलिट्री टारगेट्स की तरफ अपना एम करके, और भारत के अपने ही जौन से ड्रोन्स थे वो अपने ही भारत की टेरिटरीज के वेरियस प्लेसेस के अंदर गिर रहे थे। तो फिर इसका मतलब कि ये तो नहीं हो सकता ना कि अगली रात को हम बैठे हुए हैं तो चलो अब ना वो सिर्फ टीम के ऊपर लड़ रहे हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर चीजें खत्म हो गई हैं। नहीं, अब अगर ये चीज ग्राउंड पे शुरू हुई है तो इसमें क्या है कि एक तो अना का भी मसला आ जाता है बीच में। कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता, दे डोंट वांट टू सीम वीक एंड दे डोंट वांट टू सेट एन एग्जांपल कि यार आप तो हमारे देश में कभी भी आ सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो, और हम हाथ पे हाथ धरे रहकर बस देखते रह जाएंगे एंड वी विल टेक इट लाइन डाउन। तो वो ये चलेगा ना कि मैं ज्यादा कर सकता हूँ, तुम ज्यादा कर सकते हो, मैं ज्यादा, तो वो जब एक ये कुश्ती सी शुरू हो गई है तो एकदम से नहीं खत्म होगी। इट्स गोइंग, दे बोथ गोइंग टू वन अप ईच अदर, और फिर कहीं जाकर जब कुछ बहुत ड्रामेटिक ना हो जाए, बस इस चीज का मुझे डर है, तो फिर ऊंट किसी करवट बैठेगा। तो ये सुनने में दिस डजंट साउंड वेरी गुड and this does not indicate that there's a very good expectation that we have from future. Perhaps future might not have some very good things for us in store, but let's hope कि मैं गलत साबित हूँ इस बात पे।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि आई थिंक यही बेस्ट है कि इस वक्त ये देखा जाए कि नफ़रत के बजाय मोहब्बत के साथ जंग को ख़त्म किया जाए। गलत फहमियाँ जो दोनों इस वक्त खित्ते की गवर्नमेंट्स जो हैं वो नस्ल दर नस्ल लेकर जा रही हैं, मुंतकिल कर रही हैं, इसको इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, इसकी जगह पीस को चूज़ करें। क्योंकि मेरे ख़्याल में अमन का सफ़र मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर हम सब मिलकर एक कदम और चलें अपनी, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ईगो की बात आ जाती है ना दोनों तरफ। कोई एक कोशिश करे कि सूरत हाल बेहतर हो और एक कदम आगे चलकर, तो आई थिंक ये दुनिया जो है बड़ी खूबसूरत दुनिया पाकिस्तान की हमारे बच्चों के लिए दोनों तरफ जो है वो बन सकती है। बिकॉज कोई भी, स्पेशली हम जैसे लोग जो बड़ा इस वक्त सेंसिटिव हैं इस सारी चीज़ों को लेके, और हमारे लिए पहली बात तो ये है कि एक्सेप्ट करना ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है कि ओह माय गॉड ये हो गया, लिटरली बहुत मुश्किल है। रात को जो हो रहा था तो वो समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी सेंसेस ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रही कि हम इस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं, वाकई ऐसा हो गया और ऐसा हो रहा है। क्योंकि हम ये सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, गजा में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, अब हमारे अफ़गानिस्तान। घरों तक पहुंच गया है, क्योंकि अगर घर में बैठे बैठे ऐसी आवाजें आ रही हैं तो फिर तो बात हमारे घर तक पहुंच गई ना। हाँ, आई विश कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो ख़त्म हो। अभी ये मॉर्निंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई है इंडियन आर्मी की तरफ से, तो उन्होंने, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि इंडिया आगे मज़ीद जो है वो नहीं चाह रहा जाना, और शायद उनको भी ये देखना एक, पड़ रहा है, सॉरी, उनको भी देखना पड़ रहा है। और बल्कि मार्को एग्जैक्टली। रूबियो जो यूएस के सेक्रेटरी स्टेट है, तो उनकी गुफ्तगू हुई है हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ, एंड वहाँ भी डी-एस्केलेशन की ही बात की है, यही गोश-गुज़ार किया मार्को रूबियो ने। लेकिन फिर वही बात है ना, गोश-गुज़ार करना एक और चीज़ होती है। इवन ये कहना कि हम चाहते तो हैं डी-एस्केलेशन हो जाए, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में एक पार्टी है जो कि डी-एस्केलेशन बिल्कुल नहीं चाहती, और वो भारत है। तो और अब वो उनको अब मलबा उन भारत। पे, उनको अब कर कुछ दिखाना होगा, मैच्योरिटी दिखानी होगी, लेकिन मैच्योरिटी, आई थिंक दैट वर्ड डज़ नॉट इवन फीचर इन द डिक्शनरी जो आज की भारत के अंदर रजीम बैठी हुई है। That's very sad. That's very sad too. थैंक यू सो मच मुनीब। आई होप कि हम कुछ दिनों के बाद एक अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करें, और हम इसके ऊपर बात करें कि ये सब कुछ ठीक हो गया, बेटर हो गया, और हम डिस्कशन के थ्रू, टेबल डिस्कशन का ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर लाया जाए, और खित्ते को मज़ीद प्रॉब्लम्स की तरफ जो है वो नहीं धकेला जाए। हम एक दुआ ही कर सकते हैं अमन की, और आई होप कि ये सब कुछ हो। थैंक यू सो मच मुनीब। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इतने डिफिकल्ट टाइम के अंदर भी हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। एंड मुनीब, आई लव योर हिंदी। अच्छा, थैंक यू सो मच, या बहुत इट्स धन्यवाद, लवली। थैंक बहुत यू, थैंक्स धन्यवाद। फॉर दिस हिंदी तड़का। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।